हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने भी पढ़ा है। तो आज देखते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट के अराउंड, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जहां तक उस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट हम फील कर सकें, उसी स्पेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, उसको लिख सकते हैं स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्पेस को, सॉरी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट फील हो सकता है या फील होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास का वो स्पेस जहां तक उस चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील होता था, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चीज आती है इसमें वो आती है ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट। है ना, क्या आती है? ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट, जो क्या कहता है? ऑरस्टर्स साइंटिस्ट का नाम है, जो कहते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में, किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इन्होंने ये बात एक्सपेरिमेंट समझाई थी, जो कि 10th में ब्रीफली हम पढ़ चुके हैं। क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर produces a magnetic field around it, a magnetic field around it। यानी कि अगर किसी भी करंट कैरिंग मतलब के करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो कैसे बिहेव कर रहा है? एक मैग्नेट की तरह। भाई मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मैग्नेट बनाती है ना। यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कैसे बिहेव करता है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस बात को भी लिख सकते हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है बिहेव्स एज मैग्नेट। है ना, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इतनी बात हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है अपना मेन टॉपिक, जो है बायो-सावर्ट्स लॉ, जो बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन कितनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बायो-सावर्ट। अब इसको नोट कीजिए, फिर तो बात करेंगे हम आगे बायो-सावर्ट की। चलिए, जो बात करेंगे नेक्स्ट वो करेंगे बायो-सावर्ट की। क्या होता है बायो-सावर्ट? तो बायो-सावर्ट का लॉ है, वो बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखते हैं क्या है एक्सपेरिमेंट या क्या है ये लॉ। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें हमने करंट एलिमेंट को माना है जो कि है डीएल वेक्टर। ठीक है, सपोज ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट को हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम डीएल वेक्टर टू पी, ये है आर वेक्टर, विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर को क्या बोलते हैं हम? करंट एलिमेंट। है ना, जो डीएल है ये क्या है हमारा? करंट एलिमेंट। यानी कि जो बायो-सावर्ट ने किया वो क्या किया? एक करंट एलिमेंट पकड़ा और उस करंट एलिमेंट से पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उन्होंने बताया। ठीक है, अगर हमको कंप्लीट वायर का चाहिए होगा तो हम क्या कर सकते हैं? उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और कंप्लीट वायर का निकाल सकते हैं। इन्होंने बोला कि डीएल और आर वेक्टर के बीच में एक एंगल है थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। है ना, आर क्या है? आर है डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट पी। ठीक है, इतनी बात इन्होंने मानी। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उससे कुछ रिजल्ट आए जो कि इस प्रकार आए। पहली बात जो सामने वो आई कि जो इस करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि एक छोटा सा होगा जिसको हम बोलेंगे डी वी, वो प्रोपोर्शन होगा किसके? डीएल के। दूसरी बात, ये जो डी वी है वो प्रोपोर्शन होगा किसके? करंट आई के। तीसरी बात, ये जो डी वी है
ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन ऑफ थीटा के, है ना। ये सारे रिजल्ट कैसे आए हैं, एक्सपेरिमेंटली आए हैं। चौथी बात, ये जो डीवी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ठीक है। अगर हम चारों बातों को मिला दें तो हमें एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला मिलेगा डीवी का, जो कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि डीवी जो है वो प्रोपोर्शनल है आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। जब हटाएंगे साइन प्रोपोर्शनलिटी का तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम के, है ना। और ये आता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², और के की वैल्यू होती है μ0/4π। इस के को बोलते हैं, वो था इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट या मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। जैसे कूलम्ब्स लॉ में आया था के, उसको क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वैसे ही इसके को बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷ और इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये होता है के, है ना। यहाँ पे देखो म्यू नॉट क्या होती है, तो म्यू नॉट होती है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच सपोर्ट्स या विच ये क्या करती है, म्यू नॉट क्या चाहती है, म्यू नॉट चाहती है कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आराम से पास हो, ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती है ना। जैसे कि उसमें था कूलम्ब्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट, वो थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो क्या करती थी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करती थी। ये क्या करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती है, ये चाहती है कि फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो मीडियम के थ्रू। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती है, यानी कि ये इसको फ्लो होने में ईज करती है कि आराम से फ्लो होता रहे इस मीडियम के थ्रू। क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम की ये वैल्यू अलग अलग होती है ना। ये जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो, सॉरी म्यू नॉट जो लिया है वो किसके लिए लिया है हमने, फ्री स्पेस के लिए, है ना। किसी मीडियम में अलग अलग ये वैल्यूज होती है और हर मीडियम के लिए ये वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है, अगर इसको मैं देखें तो डी बी का क्या आ रहा है फाइनल फॉर्मूला, तो डी बी इक्वल्स टू आ रहा है μ0/4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट ऑफ अ कंडक्टर, इसमें करंट, ठीक है। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो डी बी वेक्टर इक्वल्स टू होगा μ0/4π, ठीक है, आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन r³। ये होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगी तो हमको फिर यही मिल जाएगा दोबारा, ठीक है। ये है इसकी वेक्टर फॉर्म और ये है इसकी स्केलर फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा टोटल, है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसने बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड आया है एलिमेंट का, है ना। ये है मैग्नेटिक फील्ड, यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, जिसको हमने क्या माना है, डीएल वेक्टर, डीएल करंट वेक्टर। अब जो हम इसकी एप्लीकेशन निकालेंगे उसमें हम पूरे वायर या पूरे कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया होगा पी पॉइंट को, उसको कैलकुलेट करेंगे। जब तक आप इसको नोट कीजिए, इसको करते हैं कैलकुलेट। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक हमारे पास कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जो है एक्स वाई, ठीक है। इस कंडक्टर से ए डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है ना, जिस पी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर। हमने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट को कट किया है, तो डीएल, है ना, जिससे ये डिस्टेंस है, पी की डिस्टेंस है आर, और हमको पता है डीएल और आर के बीच में जो एंगल होता है वो होता है थीटा, ठीक है। और पी और आर के बीच में जो एंगल है उसको माना है हमने फाई,
ठीक, चलिए अगर हम इस पे लगाएं क्या, बायो सावर्ट, तो अप्लाई बायो सावर्ट। तो बायो सावर्ट क्या कहता है कि करंट एलिमेंट से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वेरिएबल है और क्या क्या कांस्टेंट है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, बाकी डीएल भी वेरिएबल है ना, डीएल दिख रहा है वेरिएबल, साइन थीटा भी वेरिएबल है बिल्कुल, और आर भी वेरिएबल है। देखो यहाँ पे आर कम है, यहाँ पे आर ज्यादा होगी, यहाँ पे आर और कम हो जाएगी, यहाँ पे आर ज्यादा हो जाएगी, यानी कि आर भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है। देखो आर बढ़ेगी घटेगी तो थीटा भी बढ़ेगा या घटेगा, है ना, और डीएल तो अपना ही है। यानी कि हमारे पास तीन तीन वेरिएबल आ रहे हैं। अब क्या करना है हमको, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हम कुछ यहाँ पे जुगाड़ बनाएंगे। देखो क्या क्या करेंगे। देखो अगर ये एंगल 90 है, अगर ये एंगल ओपी है ना, अगर ये एंगल 90 है तो क्या मैं फाई को 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, है ना, क्या मैं फाई को 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फ्रॉम ट्राइंगल, कहाँ से लिख रहे हैं इस चीज को हम, ओ पी, सॉरी ये पी ये क्यू, इसको कोई पॉइंट मान लो ओ, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, फाई बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, ठीक है। अगर थीटा की जगह इसको कन्वर्ट करें तो साइन 90 माइनस फाइव विल बी कॉस फाइव, ठीक है। तो साइन 90 माइनस फाइव कितना हो जाएगा कॉस फाइव, यानी कि हम साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉस फाइव लिख सकते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है। तो दूसरी बात देखो, ये जो आर है ये भी क्या है, वेरिएबल है, इसको भी एक में कन्वर्ट करना है। देखो इस ट्राइंगल को समझो, ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, कॉस फाइव कितना होगा बताओ, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉस फाइव कितना होगा, कॉस फाइव होता है बेस अपॉन सॉरी, हाँ सही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस कितनी है ए, कॉस फाइव को बेस कितनी है ए, और हाइपो कितनी है आर, ठीक है। देखो ए कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, आर, आर चेंज हो रहा है, आर को हटाना है हमें, तो आर की वैल्यू कितनी मिली, आर की वैल्यू मिली ए अपॉन कॉस फाइव विच इज ए सेक फाइव, ठीक है। ये आर की वैल्यू मिल गई हमको, ये साइन थीटा की वैल्यू मिल गई हमको, है ना, ये आर की वैल्यू मिल गई हमको। अब डीएल का और देखना है हमें, चलो अब इसी ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ओपीक्यू में tan फाई कितना होगा, तो tan फाई होगा, tan फाई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। सपोज ये ओ क्यू की जो डिस्टेंस है, ओ से क्यू तक जो डिस्टेंस को हम एल बोल रहे हैं, तो tan फाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यानी कि L इक्वल्स टू क्या आ रहा है ए tan फाई। अगर मैं इसको दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मुझको डी एल इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखो मेरे पास डी एल आर है ना, और साइन थीटा, तीनों की वैल्यू कन्वर्ट कर दी मैंने किसमें, फाई में, है ना। अब हमारे पास एक कॉमन वेरिएबल है फाई, ठीक है। इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पुट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉमा आर कॉमा डी एल इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डी वी क्या मिलेगा मुझे, अब देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल की वैल्यू है ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाई, है ना, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है कॉस फाई, और अपॉन में क्या आ रहा है मेरे पास, अपॉन में आ रहा है ए सेक फाइव, ठीक है। देखो ए से कट जाएगा, का स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है। चलो तो डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाई कॉस फाइव अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव, एक ए से एक ए कट गया,
तो dV की जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो मिल रही है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। देखो अब मेरे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, सिर्फ कौन वेरिएबल है, डी फाई। अब देखो जो फाई की वैल्यू वो मैक्सिमम यहाँ तक आएगी, है ना भाई। जो फाई है, जो एंगल फाई है, इधर अगर देखें तो ये इधर मैक्स टू मैक्स यहाँ तक पहुंचेगा, इस साइड में मैक्स टू मैक्स यहाँ, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो घूम रहा है सपोज फाई 1, और ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है वो घूम रहा है फाई 2। तो जो फाई है वो वेरी कर रहा है माइनस, देखो हम एंटी क्लॉकवाइज को ले रहे हैं माइनस और क्लॉकवाइज को ले रहे हैं प्लस। तो जो फाई की लिमिट सेट होगी वो सेट होगी फ्रॉम -φ1 टू φ2। ठीक है, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, ड्यू टू कंडक्टर। इसको इंटीग्रेट कर दें तो b की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, लिमिट है -φ1 प्लस φ2। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, इधर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव ले लिया है, जो क्लॉकवाइज है उसको हमने पॉजिटिव ले लिया है ना। और फाई की वैल्यू ऐसे ही करके वेरी करेगी। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये सब कांस्टेंट है। बचेगा क्या अंदर, -φ1 प्लस φ2, अंदर बच रहा है कॉस फाई डी फाई। हमको पता है कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाई। ठीक है, माइनस नहीं होता प्लस का होता है, ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन होता है कॉस का माइनस साइन, है ना। तो b इक्वल्स टू जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई, और लिमिट हो जाएगी -φ1 टू φ2। ठीक है, आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे इसका रेट लिखते हैं हम। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको आगे, यहाँ से लिमिट पुट करते हैं। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, अपर लिमिट साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन φ1। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ2 माइनस, और साइन माइनस को बाहर फेंक देता है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा साइन φ1। यानी कि v की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, अगर हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। स्पेशल केस, अगर हमारे पास कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो देखो जो φ1 है और जो φ2 है वो दोनों हो जाएंगे 90। कैसे हो जाएंगे, हमने मैथ में पढ़ा है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइंस, है ना, कहाँ पे मीट करती हैं दूसरे से, दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं, दो पैरेलल लाइंस कहाँ पे मीट करती हैं, इनफाइनाइट पे, है ना। यहाँ पे ऊपर प्लस इनफाइनाइट पे, नीचे माइनस इनफाइनाइट पे। तो देखो यहाँ पे जो फाई है वो कितना होगा, यहाँ पे फाई होगा 90 और ये फाई भी होगा 90, यानी कि φ1 भी 90 होगा और φ2 भी। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। मैंने क्या बोला कि दो स्ट्रेट लाइन जो होती हैं, जो एक दूसरे से पैरेलल हैं, वो कहाँ मीट करती हैं, इनफाइनाइट पे जाके मीट करती हैं। देखो अगर मैं इससे समझूं तो फाई क्या है, जो φ1 है वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे भाई ये कहाँ पे मिला है, इनफाइनाइट में मिल रहा है, तो ये एंगल कितना बनना होगा 90, है ना, ये एंगल भी कितना बनना होगा 90, यानी कि φ1 φ2 दोनों कितने हो गए 90। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90
प्लस साइन 90, 90 की वैल्यू होती है 1, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 1 प्लस 1 विच इज 2, तो बी इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 बाई 2 आई बाई ए, यानी कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई ए। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर और अ कंडक्टर। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस कहाँ पे मीट करती हैं, इंटरसेक्ट या मीट कहाँ पे करती हैं, इनफाइनाइट पे, है ना। तो एंगल्स कितने बन जाएंगे, 5 1 5 2 हो जाएंगे 90, तो अगर 90 हो गए तो 90 की वैल्यू 1 1, है ना। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। उसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। जिन बच्चों ने 11th में अच्छे से पढ़ी है फिजिक्स, यानी कि वेक्टर अच्छे से पढ़ा है, उनको पता है क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। होता क्या है राइट हैंड थंब रूल, देख लो। मानो ये मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पर मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करना होगा, मुझे राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पुट करना है, और जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के अबाउट मुझको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, कुछ इस तरह। ठीक है, देखो कैसे आ रही है मेरी फिंगर्स, इनवर्स जा रही हैं, इनवर्स द व्हाइट बोर्ड जा रही हैं, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा, वो इनवर्स होगा। बात करें ऊपर की, तो देखो ऊपर के लिए मेरी फिंगर कैसे आ रही है, आउटवर्ड। ऊपर कैसा होगा, आउटवर्ड, यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनना होगा वो होगा इनवर्स। इनवर्स को दिखाते हैं ऐसे क्रॉस से, यहाँ जो बनना होगा वो होगा आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड्स को दिखाते हैं ऐसे डॉट से, है ना। ये जो क्रॉस और डॉट आई है वो आई है स्क्रू लॉ से, है ना। जब स्क्रू को हम टाइट करते हैं तो बाहर कैसा दिखता है हमको, स्क्रू ऐसा दिखता है, और जब स्क्रू को हम बाहर की तरफ निकालते हैं तो क्या दिखता है हमको, एक डॉट दिखता है। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, और फिंगर कर्ल, है ना, और कर्ल द फिंगर्स अबाउट द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड। जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां के इसके अबाउट इन फिंगर्स को कर्ल कर दो। अगर फिंगर इनवर्ट जाती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स होगा, फिंगर आउटवर्ड्स आती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, तो ये आज के वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। कल बात, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम और टॉपिक्स की, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप, है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक्स बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।